नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपका आज के इस वीडियो लेक्चर में। हमारी साइंस की टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज चल रही थी, जिसका अगला वीडियो है और इस वीडियो में वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्नों को शामिल किया है जो एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। देखिए, आज बात करेंगे धातु और उनके उपयोग। देखते हैं आज के वीडियो का पहला प्रश्न। वाहनों में उत्सर्जित कार्बन मोनोऑक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड में, यानी जो कार्बन मोनोऑक्साइड CO है उसको CO2 में बदलने की या परिवर्तित करने वाले उत्प्रेरक परिवर्तक की जो सिरेमिक डिस्क है वो किससे स्तरित होती है। तो आजकल क्या होता है, वाहनों में कार्बन मोनोऑक्साइड उत्सर्जित होती है तो ये ज़्यादा हानिकारक है। कार्बन मोनोऑक्साइड ज़्यादा हानिकारक है। इसको कम हानिकारक CO2 में परिवर्तित करने के लिए एक सिरेमिक डिस्क लगाई जाती है। वो डिस्क पर किसका आवरण होता है? तो ऑप्शन 4 यहाँ पर राइट रहेगा, पैलेडियम का आवरण रहता है। उस सिरेमिक डिस्क पर पैलेडियम का आवरण पाया जाता है। प्रश्न संख्या 2 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी सबसे हल्की धातु है? सबसे हल्की धातु कौन सी है? तो ऑप्शन 3 यहाँ पर राइट रहेगा, लिथियम वो सबसे हल्की धातु है। लिथियम सबसे हल्की धातु है। प्रश्न संख्या 3 देखिए, सबसे अधिक आघात वर्धे धातु कौन सी है? सबसे अधिक आघात वर्धे धातु कौन सी है? तो चांदी, ऑप्शन 1 यहाँ पर राइट हो जाएगा कि सबसे आघात वर्धनीय धातु है वो चांदी है, यानी पीटने पर वो ज़्यादा से ज़्यादा फैले उसको कहते हैं आघात वर्धनीयता। तो चांदी है, उसमें आघात वर्धनीयता का गुण सबसे अधिक पाया जाता है। प्रश्न संख्या 4 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी धातु सर्वाधिक भारी है? सर्वाधिक भारी धातु कौन सी है? तो नाम आता है ओसियम का। सबसे भारी धातु की बात करेंगे तो किसका नाम आएगा? ओसियम का नाम आएगा। किसका नाम आएगा? ओसियम है वो सबसे भारी धातु है, जबकि ऑप्शन में यहाँ पर ओसियम नहीं दिया गया है। तो इन चारों ऑप्शन की बात करेंगे तो ऑप्शन 1 यहाँ पर राइट हो जाएगा। सोना है वो इन चारों ऑप्शन में सबसे भारी धातु है। प्रश्न संख्या 5 की बात करें कि लोहा जिससे प्राप्त किया जाता है वह है, लोहा को किससे प्राप्त किया जाता है? तो इसके अयस्क हेमेटाइट से प्राप्त किया जाता है। लोहा को इसके अयस्क हेमेटाइट से प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन 4 है वो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 6 देखिए, सबसे भारी धातु निम्न में से कौन सी है? तो कौन सी हो जाएगी? ऑप्शन 3 यहाँ पर राइट रहेगा, ओसियम धातु है वो सबसे भारी धातु है। प्रश्न संख्या 7 देखिए, थर्मस बोतल में पेय पदार्थ को कुछ समय तक उसी ताप पर रखने के लिए उसकी दीवारों पर निम्न में से किसकी परत लगाई जाती है? थर्मस बोतल है, उसमें पेय पदार्थ को गर्म रखने के लिए या उसी तापमान पर रखने के लिए इसमें किस परत का उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन 3 यहाँ पर राइट रहेगा, रजत परत, सिल्वर की परतें लगाई जाती है। प्रश्न संख्या 8 देखिए, विद्युत अपघटन संभव है। तो विद्युत अपघटन किसमें संभव है? तो कॉपर सल्फेट का घोल है वो विद्युत अपघट्य है। विद्युत अपघटन है वो कॉपर सल्फेट के विलयन में संभव है। प्रश्न संख्या 9 देखिए, अति मुलायम खनिज टाल्क जिसको सोप स्टोन भी कहा जाता है मुख्यतः है। तो सोप स्टोन क्या है? ऑप्शन 4 यहाँ पर राइट रहेगा कि मैग्नीशियम सिलिकेट को सोप स्टोन के नाम से जाना जाता है। मैग्नीशियम सिलिकेट को किस नाम से जानते हैं? सोप स्टोन के नाम से जानते हैं या फिर टाल्क के नाम से जाना जाता है। किसको? मैग्नीशियम सिलिकेट को। प्रश्न संख्या 10 देखिए, निम्नलिखित में से किन्हें जुड़वां खनिज कहा जाता है? जुड़वां खनिज किसको कहते हैं? तो ऑप्शन 3 यहाँ पर राइट रहेगा, सीसा और जस्ता, ये दोनों सम्मिलित रूप से, दोनों सामूहिक रूप से निकाले जाते हैं। तो ऑप्शन 3 है वो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा कि सीसा और जस्ता को जुड़वां खनिज कहा जाता है। प्रश्न संख्या 11 देखिए, रेडियम प्राप्त होता है। तो रेडियम को किससे प्राप्त किया जाता है?
तो इसके आयस्क पिच ब्लेड से प्राप्त किया जाता है। रेडियम को किससे प्राप्त किया जाता है? पिच ब्लेड से प्राप्त किया जाता है। प्रश्न संख्या 12 देखिए, कौन विद्युत अपघट्य नहीं है? कौन विद्युत अपघट्य नहीं है? तो पारा है वो एक तत्व है जो कि विद्युत अपघट्य नहीं है, जबकि सिल्वर नाइट्रेट है वो विद्युत अपघट्य है, कॉपर सल्फेट का विलयन भी विद्युत अपघट्य है और साधारण नमक भी विद्युत अपघट्य है। पारा है वो क्या है? तत्व है, विद्युत अपघट्य नहीं है। प्रश्न संख्या 13 देखिए, स्फटिक यानी क्वार्ट्ज किसका क्रिस्टलीय रूप है? तो स्फटिक या जो क्वार्ट्ज है वो किसका किस क्रिस्टलीय रूप है? तो सिलिका का अपर रूप है। सिलिका का रूप क्या है? सिलिका का क्रिस्टलीय अपर रूप होता है स्फटिक या क्वार्ट्ज। प्रश्न संख्या 14 की बात करें तो देखिए, निम्न में से कौन रेडियो सक्रिय तत्व नहीं है? रेडियो सक्रिय तत्व नहीं है। कौन सा रेडियो सक्रिय तत्व नहीं है? तो एस्टेटिन है, रेडियो सक्रिय है, फ्रेंसियम भी रेडियो सक्रिय है, जर्कोनियम भी रेडियो सक्रिय है, जबकि ट्रिटियम है ये रेडियो सक्रिय तत्व नहीं है। तो ऑप्शन 3 यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा कि रेडियो सक्रिय तत्व कौन सा नहीं है? ट्रिटियम है वो रेडियो सक्रिय तत्व नहीं है। प्रश्न संख्या 15 देखिए, माणिक्य या रूबी और नीलम ये किसके ऑक्साइड है? तो ये किसके ऑक्साइड हो जाएंगे? तो ये ऑप्शन 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा, एल्यूमिनियम के ऑक्साइड होते हैं। माणिक्य और नीलम है वो किसके ऑक्साइड है? तो एल्यूमिनियम के ऑक्साइड है। प्रश्न संख्या 16 की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सी धातु है वो सबसे अधिक तन्य है? सबसे अधिक तन्य धातु कौन सी है? तो ऑप्शन 2 यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा कि सबसे अधिक तन्य धातु है वो कौन सी है? चांदी है। प्रश्न संख्या 17 देखिए, गेलेना डैश का आयस्क है। तो गेलेना है वो किसका आयस्क है? गेलेना किसका आयस्क है? तो शीशे का आयस्क माना जाता है। गेलेना किसका आयस्क माना जाता है? शीशे का आयस्क माना जाता है। शीशे का आयस्क कौन सा है? गेलेना है। प्रश्न संख्या 18 देखिए, फोटोग्राफिक फिल्म पर सुगराई पायस इमल्शन तैयार करने में निम्नलिखित में से किस हैलाइड का प्रयोग किया जाता है? फोटोग्राफी फिल्म पर इमल्शन तैयार करने में किस हैलाइड का प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन 2 यहाँ पर राइट रहेगा, सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? फोटोग्राफी फिल्म में सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न संख्या 19 देखिए, टांका जिसे सोल्डर भी कहते हैं मिश्र धातु है। तो सोल्डर किसकी मिश्र धातु है? तो PbSn। PbSn की मिश्र धातु क्या कहलाती है? सोल्डर या टांका कहलाती है। PbSn। तो सीसा और टिन की मिश्र धातु को क्या कहते हैं? टांका या सोल्डर कहते हैं। सीसा व टिन की मिश्र धातु को क्या कहते हैं? टांका या सोल्डर कहते हैं। प्रश्न संख्या 20 देखिए, रेलों के पुल जो ट्रेन के पुल होते हैं बनाने में किसका उपयोग किया जाता है? ट्रेन के पुल बनाने के लिए इस्पात का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? इस्पात का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न संख्या 21 देखिए, कौन सी धातु मुक्त अवस्था में मिलती है? तो मुक्त अवस्था में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? ऑप्शन 1 यहाँ पर राइट रहेगा, सोना है वो मुक्त अवस्था में पाया जाता है। सोना धातु है वो मुक्त अवस्था में पाया जाता है। प्रश्न संख्या 22 देखिए, 18 कैरेट सोने का प्रतिशत कितना है? तो देखिए 24 कैरेट सोने में कितना प्रतिशत होता है? 100% होता है। तो 18% में कितना हो जाएगा? 75% सोना होता है। 18 कैरेट सोने का प्रतिशत कितना है? 75% होता है। प्रश्न संख्या 23 देखिए, कृत्रिम वर्षा करने में प्रयुक्त रसायन को कहा जाता है?
तो सिल्वर आयोडाइड कहा जाता है। ऑप्शन 2 यहाँ पर राइट रह जाएगा कि कृत्रिम वर्षा कराने में जो रसायन काम में लिया जाता है वो है रजत आयोडाइड, या इसे सिल्वर आयोडाइड भी कहते हैं। प्रश्न संख्या 24 देखिए, मरकरी को निम्नांकित में से किस धातु के पात्र में रखा जाता है? किसको? मरकरी को किस धातु के पात्र में रखा जाता है? तो लोहे के पात्र में रखा जाता है। मरकरी को लोहे के पात्र में रखा जाता है क्योंकि ये धातु के साथ अभिक्रिया करके, मरकरी है वो धातु के साथ अभिक्रिया करके अमलगम का निर्माण करती है। अमलगम का निर्माण करती है। कौन? मरकरी है वो धातु के साथ अभिक्रिया करके अमलगम का निर्माण करती है, जबकि यह Fe के साथ कोई क्रिया नहीं करती है। मरकरी है वो आयरन के साथ किसी प्रकार की कोई क्रिया नहीं करती है। प्रश्न संख्या 25 देखिए, निम्नलिखित में से किसको भविष्य की धातु कहते हैं? भविष्य की धातु किसको कहा जाता है? तो टाइटेनियम को भविष्य की धातु कहते हैं। टाइटेनियम को भविष्य की धातु कहा जाता है। प्रश्न संख्या 26 देखिए, धातुओं की प्राकृतिक चमक होती है। धातु होते हैं वो प्राकृतिक रूप से चमकीले होते हैं, इसका कारण क्या है? तो धातु का उच्च घनत्व? नहीं। धातु पर की गई पॉलिश? बिल्कुल नहीं। धातुओं की रासायनिक जड़ता? बिल्कुल नहीं। मुक्त इलेक्ट्रॉन के दबाव के कारण प्रकाश का परावर्तन होता है, जिसके कारण धातु चमकीली होती है। ऑप्शन 4 है वो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा कि धातुओं की प्राकृतिक चमक होती है। इसका कारण क्या है कि धातु में मुक्त इलेक्ट्रॉन के दबाव के कारण प्रकाश का परावर्तन होता है। प्रश्न संख्या 27 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी धातु भारी, धूसर, थोड़ी भुरभुरी और फैलाने वाला चुंबकीय और रेडियो एक्टिव है तथा हवा में खुली रखने पर धूसर यानी ग्रे अथवा काली हो जाती है? वह धातु कौन सी है? तो ऑप्शन 4 यहाँ पर राइट रहेगा, यूरेनियम धातु है। कौन सी धातु हो जाएगी? यूरेनियम धातु है वो भारी है, धूसर है, थोड़ी भुरभुरी है, फैलाने वाला चुंबकीय और रेडियो एक्टिव है, और हवा में जब इनको खुला छोड़ा जाता है तो ये ग्रे कलर की या काली हो जाती है। वह धातु यूरेनियम है। प्रश्न संख्या 28 देखिए, धातु किस प्रक्रिया द्वारा गर्म होते हैं? तो धातु है वो किस प्रक्रिया के द्वारा गर्म होती है? तो चालन के द्वारा गर्म होते हैं। धातु होते हैं वो चालन विधि के द्वारा गर्म होते हैं। प्रश्न संख्या 29 देखिए, किसी भी धातु का वह गुण जो इसके चादरों में परिवर्तित होने के लिए उत्तरदायी होता है कहलाता है? तो आघात वर्धनीयता कहते हैं। किसी भी धातु का वह गुण जो उसको पीटने पर चादर के रूप में परिवर्तित हो जाती है, इस गुण को क्या कहते हैं? आघात वर्धनीयता कहते हैं। प्रश्न संख्या 30 देखिए, मोनोजाइट किसका अयस्क है? मोनोजाइट किसका अयस्क है? तो थोरियम का अयस्क होता है मोनोजाइट। मोनोजाइट किसका अयस्क होता है? थोरियम का अयस्क होता है। प्रश्न संख्या 31 देखिए, कमरे के ताप पर द्रव्य अवस्था में रहने वाली धातु कौन सी है? तो पारा है वो कमरे के तापमान पर द्रव्य अवस्था में पाई जाने वाली धातु है, जबकि कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाने वाली अधातु की बात करेंगे तो किसका नाम आ जाएगा? ब्रोमीन का नाम आ जाएगा। किसका नाम आएगा? ब्रोमीन का नाम आ जाएगा। प्रश्न संख्या 32 की बात करें तो देखिए, पटाखों में हरे रंग के लिए उत्तरदायी कौन है? पटाखों में हरे रंग के लिए उत्तरदायी कारक कौन सा है? तो बेरियम के कारण पटाखों में हरा रंग होता है। बेरियम के कारण पटाखों में कौन सा रंग होता है? हरा रंग होता है। और स्ट्रोंशियम के कारण पटाखों में कौन सा रंग होता है?
लाल रंग होता है। स्ट्रोंशियम के कारण पटाखों में लाल रंग और बेरियम के कारण पटाखों में हरा रंग उत्पन्न होता है। प्रश्न संख्या 33 देखिए, वह धातु जो अम्ल तथा सोडियम हाइड्रोक्साइड दोनों के साथ अभिक्रिया कर हाइड्रोजन उत्पन्न करती है, वह धातु कौन सी है? तो जिंक Zn है वो अम्ल के साथ अभिक्रिया करके और क्षार के साथ अभिक्रिया करके कौन सी गैस उत्पन्न करती है? हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती है। कौन सी धातु? जिंक धातु है वो अम्ल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती है और सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करके भी हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती है। वह धातु कौन सी है? तो जिंक हो जाएगी। प्रश्न संख्या 34 की बात करें, निम्नलिखित में से वह धातु कौन सी है? वह कौन सी धातु है जिसका प्रयोग लोहे पर कलई करने में किया जाता है? तो लोहे पर कलई करने में किस धातु का प्रयोग करते हैं? तो जिंक धातु की परत चढ़ाई जाती है। इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? गैल्वेनीकरण कहते हैं। गैल्वेनीकरण या जस्तीकरण कहा जाता है। गैल्वेनीकरण या जस्तीकरण कहते हैं। लोहे पर जिंक की परत चढ़ाने की क्रिया को क्या कहते हैं? गैल्वेनीकरण या जस्तीकरण कहा जाता है। प्रश्न संख्या 35 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी धातु है जो जल में तैरती है? कौन सी धातु है जो जल में तैरती है? तो फास्फोरस धातु है वो जल में तैरती है। कौन सी धातु जल में तैरती है? तो फास्फोरस है वो जल में तैरता है। प्रश्न संख्या 36 है और आज का अंतिम प्रश्न भी है। तो बेशेमर प्रक्रम से बनाया जाता है। बेशेमर प्रक्रम से किसका निर्माण किया जाता है? तो इस्पात का निर्माण किया जाता है। बेशेमर प्रक्रम से किसका निर्माण करते हैं? इस्पात का निर्माण करते हैं।